हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गुरुजी आईएएस में। मैं हूं ए.के. उपाध्याय। आप देख रहे हैं हमारी फ्री एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच यानी यूपीएससी फाउंडेशन बैच 2027, जो आपकी एक बेहतर नींव के लिए हमने इस बैच को शुरू किया है। इसमें हम पढ़ रहे हैं 6 क्लास से 12 तक की एनसीईआरटी और कल आपने इस क्लास में देखा था 6th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर 1। ठीक है, आपने क्या देखा था? चैप्टर 1। मुझे उम्मीद है कि आपको वो लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, आपको हेल्प मिली होगी। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। टाइमिंग आपको पता है 8:30 बजे, हर रोज 8:30 बजे आपको क्लास मिलती है। ठीक है, हम इसमें कवर कर रहे हैं 6 क्लास के एनसीईआरटी को। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेंगी? टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी। फीस आपको इसके लिए नहीं देना है। चलिए देरी ना करते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं और दूसरा चैप्टर है आखेट खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादक तक। दोस्तों, हमने पहले चैप्टर में देखा था कि लोग कैसे थे, आदि मानव कैसे रहा करते थे। ठीक है, तो वो कैसे रहते थे? वो एक खाद्य संग्राहक थे। क्या थे? खाद्य संग्राहक थे। फूड गैदरर से वो क्या करते थे कि जंगलों से जानवरों का शिकार करते थे, जंगलों से पेड़ पौधों की जड़ें निकालकर फल फूल को लेकर वो क्या करते थे? अपना भोजन बनाया करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि धीरे-धीरे जब चीजें आगे बढ़ती हैं, लोग अपने आप को डेवलप करना शुरू करते हैं, तो वो क्या कर देते हैं कि वो खाद्य संग्राहक से निकलकर वो खेती यानी भोजन का उत्पादन करने शुरू कर देते हैं। भोजन का उत्पादन शुरू कर देते हैं और भोजन का उत्पादन का मतलब होता है कि यहाँ पर खेती की शुरुआत एक प्रॉपर वे में होनी शुरू हो जाती है। हमने कल की क्लास में देखा था कि कुछ चीजें कुछ जगह पर, जैसे सुलेमान किर्तर पहाड़ियों को हमने देखा था, गारो पहाड़ियों, विंध्याचल पर्वतों को हमने देखा था कि वहां पर किसके उत्पादन के यानी खेती के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए। ठीक है, सुलेमान और कीर्तन पहाड़ी से गेहूं की फसल उगाई जा रही है, जौ की फसल उगाई जा रही है और वहां पर जो गारो पहाड़ियां हैं, विंध्य पर्वत हैं, वहां पर क्या चावल की खेती की जा रही है। और ये कब है? लगभग 8000 साल पहले की कहानी है। और हमने ये भी तय किया था, ये भी चेक किया था कि यूपीएससी ने कौन से साल में किस टॉपिक से किस पॉइंट पर सवाल पूछा है। ठीक है, जिन भी लोगों के मन में ये डाउट था कि भाई हम यूपीएससी के लिए 6 क्लास की एनसीईआरटी क्यों पढ़े, तो हमने इस मिथ को भी कल की क्लास में क्लियर कर दिया है। और मुझे उम्मीद है कि वो क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। जो भी स्टूडेंट्स हमारी क्लास में नए जुड़ रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सबसे पहले इस पूरे बैच की एक रोड मैप समझने के लिए क्या करें, वो हमारे इसी चैनल पर इसी प्लेलिस्ट में क्या मिल जाएगा, उनको एक ओरिएंटेशन क्लास यानी डेमो क्लास मिल जाएगी। उस डेमो क्लास को देखने का प्रयास करें। अगर वो समझ में आ गई, फिर आकर आप क्या करेंगे, हमारे इन लेक्चर्स को ज्वाइन करें। क्यों? उससे क्या होगा कि आपको हमारे इस बैच का जो हमारा फाउंडेशन यूपीएससी फाउंडेशन 2027 बैच है, इसका जो पूरा रोड मैप है, हम इसमें क्या आप लोगों को देने वाले हैं, क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली है, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या जानेंगे कि कैसे मनुष्य ने शिकार और खाद्य संग्राहक के जीवन से आगे बढ़कर खेती करना शुरू किया, पशुपालन करना शुरू किया और भोजन का उत्पादन करना शुरू किया। ठीक है, यानी खाद्य संग्राहक से लेकर लोग क्या करना शुरू कर रहे हैं, खेती का उत्पादन शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम आरंभिक मानव की बात करें तो आरंभिक मानव इधर उधर क्यों घूमते रहते थे? यानी हमने ये देखा है कि ये लोग क्या थे, घुमंतु प्रजाति के लोग थे। इनको क्या कहा जाता था? घुमंतु प्रजातियों का लोग कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। क्या करते रहते थे? घूमते रहते थे। क्या वो अपनी मर्जी से घूमते होंगे? ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि कोई प्राणी अपनी इच्छा से एक जगह से दूसरी जगह बदलता रहे। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, इन कारणों का जिक्र करेंगे। फिलहाल मैं आपको ये बता देता हूं कि हम उनके बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। ठीक है, कितने साल पहले? 20 लाख साल पहले रहा करते थे, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। यानी आज से लगभग 20 लाख साल पहले की हम बात कर रहे हैं कि वहां पर लोग कैसे रहा करते थे। ठीक है, उन्होंने आखेटक या खाद्य संग्राहक के नाम से जाना जाता था। उन्हें क्या कहा जाता था? आखेटक यानी शिकारी कहा जाता था। क्यों क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो जानवरों का शिकार करके क्या करते थे, अपने भोजन को प्राप्त करते थे। ठीक है, भोजन इकट्ठा करते थे। उसके साथ साथ उन्हें क्या कहा जाता है? खाद्य संग्राहक, यानी वो भोजन को इकट्ठा करके रखते थे, यानी उनका संग्रह करते थे और क्या करते थे, बाद में उसे खाते थे, यानी उसे ग्रहण करते थे।
ठीक है। ये जो इनकी जो पूरी पद्धति है, यानी ये जो विधि है भोजन को इकट्ठा करना है, भोजन का इंतजाम करना, और इसी विधि के कारण उन्हें क्या कहा जाता था, खाद्य और आखेटक और खाद्य संग्राहक कहा जाता था। यानी भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर ही इन्हें आखेटक और खाद्य संग्राहक के नाम से क्या किया जाता था, पुकारा जाता था। ठीक है। आमतौर पर खाने के लिए ये जंगली जानवरों का शिकार करते थे। ठीक है, आप ये इमेज में देख पा रहे होंगे कि खाने के लिए क्या कर रहे हैं, जंगली जानवरों का शिकार कर रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं, ठीक है, चिड़िया पकड़ रहे हैं। इस तरह के ये क्या करते थे, इस तरह से अपने अलग-अलग विधि के आधार पर अलग-अलग तरीके से ये जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, पक्षियों का शिकार करते थे। ठीक है, ये फल तोड़ते थे, ठीक है, फल इकट्ठा करते थे, अंडे इकट्ठा करते थे जानवर। ऐसे जानवरों के अंडे जो अंडे देते हैं, ठीक है, जिनको खाया जा सकता हो, उनके अंडों को इकट्ठा कर कर ये क्या करते थे, अपने भोजन के रूप में इसको ग्रहण करते थे। ठीक है, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि ये खाद्य संग्राहक से निकलकर खेती करना शुरू कर देते हैं। आप सोचिए जरा, खेती करना शुरू कर देते हैं। ये एक जगह से दूसरी जगह पर प्रस्थान कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। इसका कारण ये भी हो सकता है कि अगर ये इस जगह पर रहते हैं, तो हो सकता है कि ये इस जगह के पूरे जानवरों को मारकर समाप्त कर दें। ठीक है, यहाँ के पौधों की जड़ों को समाप्त कर दें खाकर। ठीक है, यहाँ के जो फल मिलने वाले हैं, जो मिलने वाले फल है, जो ऐसी चीजें हैं जिनको ये खाद्य के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वो समाप्त कर दें। ये भी तो हो सकता है। और इसी कारण से इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता होगा। ठीक है, तो कारण बहुत सारे हो सकते हैं। आखेटक या खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक इस जगह से दूसरी जगह, यानी एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। इसके कई कारण थे। ठीक है, अगर वे एक जगह पर ज्यादा रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। ये बात हमने देखी कि अगर मान लो कुछ लोग इस जगह पर रह रहे हैं, यानी लिमिटेड जानवर इसमें होंगे, लिमिटेड पेड़ इसमें होंगे, और आप खुद देखिए कि अगर किसी इस जगह पर आप एक झुंड में किसी जानवर को मार दे, तो क्या वो दोबारा उसके जो झुंड के जानवर बच जाएंगे, वो जानवर यहाँ पर आएंगे? क्या हो सकता है कि वो भाग जाएं, डर के मारे भाग जाए कि यहाँ जाएंगे तो मारे जाएंगे? ठीक है, हो सकता है यहाँ के जानवर खाकर ये समाप्त कर दे, यहाँ के पेड़ पौधों या फलों को की जड़ों को खाकर ये समाप्त कर दे। तो जब ये समाप्त कर देंगे तो इन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो ये क्या करेंगे, दूसरी जगह पर जाएंगे, दूसरी जगह खोजेंगे जहां पर इन्हें खाने के लिए सारी चीजें उपलब्ध हो जाएं, जानवर उपलब्ध हो जाएं, पानी उपलब्ध हो जाए। ठीक है, तो ये ऐसी जगह पर प्रस्थान करेंगे। तो क्या करते थे कि जानवरों को खाकर, पेड़ पौधों के और फलों को खाकर क्या कर देते, समाप्त कर देते थे। इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह पर उन्हें जाना पड़ता था। जानवर अपने शिकार, हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। ठीक है, इसीलिए इन जानवरों को आज शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे जाया करते होंगे। यानी आप खुद सोचिए, जैसे हिरन है ना, मवेशी जो अपना चारा ढूंढने के लिए, जो जानवर हैं चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाते होंगे। जैसे इंसान, यानी ये जो आदि मानव है, ये जो मानव है एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है खाना ढूंढने के लिए, तो जानवर भी तो एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा। और जब वो दूसरी जगह पर जाएगा तो ये आदमी, जो ये मानव है, ये भी तो इसके पीछे जाया करते होंगे शिकार करने के लिए। तो इस तरह भी, इस कारण भी इनका एक जगह से दूसरी जगह पर भ्रमण होता होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? आगे क्या कहा गया है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, और इस कारण भी लोग इनकी तलाश के अन्य इलाकों में घूमते होंगे। ठीक है, आप जानते होंगे कि मौसम के अनुसार क्या होता है, सभी फसलें मौसम के अनुसार होती है। ठीक है, फल मौसम के अनुसार आते हैं। ठीक है, नदियों में पानी मौसम के अनुसार होता है। कुछ नदियां तो ऐसी होती है जिनमें क्या होता है कि पानी सूखा हो, गर्मी हो या बरसात हो या सर्दियां हो, हर मौसम में पानी रहता है, यानी परमानेंट पानी रहता है जो कभी नहीं सूखते। लेकिन कुछ झीलें, कुछ नदियां ऐसी रहती होंगी जो सूख जाती हैं, जिनमें पानी नहीं आता होगा गर्मी के मौसम में। तो ये ऐसी जगह पर, ऐसे मौसम में दूसरी जगह पर जाते होंगे, और इसी कारण से इन्हें मौसम की जानकारी मिली होगी कि कौन से मौसम में कौन सा फल आता है, कौन से मौसम में कौन सी फसल उगाई जा सकती है ना? कौन सी फसल काटने लायक किस मौसम में होती है।
इस चीज की जानकारी इन्होंने इकट्ठा करना शुरू किया होगा। और ये जानकारी इकट्ठा कैसे हो रही है? जब ये एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, ठीक है। यानी घूमने के कारण इनके जो दिमाग है, इनके जो सोचने समझने की प्रवृत्ति है उसमें बदलाव आ रहा है। और सोचने समझने की प्रवृत्ति में बदलाव आ रहा है तो हम सीधा ये कह सकते हैं कि इन चीजों को समझने का भी प्रयास कर रहे हैं। इनके मन में ये भी आया होगा कि हम बार बार एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों जाएं, ठीक है। क्योंकि इनके पास अभी घर नहीं होते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या करते हैं कि अगर इस जगह के सारे जानवर खत्म हो गए तो ये दूसरी जगह पर प्रस्थान कर देंगे, दूसरी जगह पर अपना डेरा डालेंगे। इसीलिए तो इन्हें घुमंतु प्रजातियां कहा गया है, ठीक है। यानी ये घुमंतु प्रजाति, घुमंतु तरह के लोग हुआ करते थे, ठीक है। इसीलिए इनको घुमंतु मानव कहा जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह तक भटकते रहते थे, क्योंकि इनके पास घर तो होता नहीं था। घर नहीं होते थे तो स्थायी निवास नहीं होता था, ठीक है। और स्थायी निवास नहीं होता था तो इन्हें घर छोड़ने या जगह छोड़ने में कोई दिक्कत भी नहीं होती थी। लेकिन जब इन्होंने स्टार्टिंग में क्या करना शुरू कर दिया होगा, खेती करना शुरू किया होगा, तो खेती के बाद क्या होगा कि इनको ये लगा होगा कि अगर 3 महीने अगर किसी जगह पर रुकना है तो इन्होंने वहां पर स्थायी निवास बनाना शुरू कर दिया होगा, ठीक है। आगे क्या कहा गया? पानी की तलाश में इधर उधर घूमना, ऐसी नदियों और झीलों की तलाश में जो कभी नहीं सूखती। मैंने अभी क्या कहा था कि गर्मियों के मौसम में कुछ नदियां ऐसी होती हैं, कुछ झीलें ऐसी होती हैं जो सूख जाती है, ठीक है। सूखने के बाद इन्हें पानी नहीं मिलता होगा तो ये पानी की तलाश में भी एक जगह से दूसरी जगह पर प्रस्थान करते होंगे, ताकि वो ऐसी जगह ढूंढ सके जहां पर पानी कभी नहीं सूखता, जहां पर नदियां हमेशा क्या रहती हैं, जल से भरी हुई रहती हैं या पानी बहता रहता है, ठीक है। ऐसी जगह पर जानवर भी ज्यादा आते होंगे, ठीक है, क्योंकि पानी, जानवर भी को भी तो पानी चाहिए, ठीक है। तो वो पानी पीने के लिए भी यहाँ पर आते होंगे और इस कारण भी लोग एक जगह से दूसरी जगह पर प्रस्थान करते होंगे, ठीक है। यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चंस पूछती है, ठीक है। अगर आपसे ये कहा जाए कि क्या होता होगा, कैसे होता होगा, ठीक है, तो यूपीएससी हमसे क्वेश्चन पूछ सकती है कि भाई आप बताओ कि घुमंतु लोग क्यों घूमते होंगे, उनके एक जगह से दूसरी जगह पर जाने का क्या कारण था। या ये कैसे पूछ सकती है कि जो प्रारंभिक मानव है, प्रारंभिक मानव एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों जाते होंगे, इसके कारण अपने शब्दों में स्पष्ट करो या इसका मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। अपने विचार प्रस्तुत कीजिए, ये पूछ सकती है। तो हमें क्या करना है? हमें अपने विचारों को प्रस्तुत करना है। और मेंस में सवाल कितने नंबर का आता है? 10 नंबर का आता है। और यूपीएससी हमसे क्या चाहती है कि बिटवीन द लाइंस, चीजों को जो बिटवीन द लाइंस है उसको हम समझें, जो भी लाइनों के बीच में जो लिखा हुआ है हम उसको समझें और हम उस पर इम्प्लीमेंट करें, यूपीएससी को बताएं और यूपीएससी हमारा सिलेक्शन करें, ठीक है। इस पूरे बैच में आपको यही चीजें मिलने वाली है कि हम एक यूपीएससी एस्पिरेंट के आधार पर, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम इन एनसीईआरटी की किताब को क्यों पढ़ें और कैसे पढ़ें। भाई एनसीईआरटी की किताब कक्षा 6 का बालक भी पढ़ रहा है, हम उसकी तरह तो नहीं पढ़ सकते। हमने कल की क्लास में जिक्र किया था और मैंने आपको प्रूफ भी दिखाया था कि हम एनसीईआरटी को क्यों पढ़ें और खासकर यूपीएससी के लिए 6 क्लास की एनसीईआरटी को क्यों पढ़ें, ठीक है। आगे देखते हैं, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, ठीक है। इस चीज की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमने अभिलेख और पांडुलिपियों का जिक्र किया था इससे पहले वाली क्लास में। अगर आप चाहें तो हमने किसका जिक्र किया था? अभिलेख का जिक्र किया था और आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। पांडुलिपियों का जिक्र किया था जिसे मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है, उससे सवाल पूछा था यूपीएससी ने। तो आप क्या कर सकते हैं कि हमारा पहला वीडियो देख सकते हैं, ये समझने के लिए कि पुरानी चीजों को या पुराने सालों या कई हजार साल पहले, कई लाख साल पहले से की बातें अगर हमें जाननी हो तो हम कैसे जान सकते हैं। तो पुरातत्वविद यानी ऐसी वस्तुएं मिली हैं पुरातत्वविदों को जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक या खाद्य संग्राहक करते थे। यानी खुदाई के दौरान, ये पुरातत्वविद के बारे में भी हम बात कर चुके हैं पहली क्लास में, तो आप कंफ्यूज ना हो कि पुरातत्वविद या पुरातत्व क्या होता है, ठीक है। आर्कियोलॉजी क्या होता है, आर्कियोलॉजिस्ट क्या होता है। तो इस बात का जिक्र, हम इस टॉपिक पर बात हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं, लेक्चर 1 में कर चुके हैं। तो अगर आपको डाउट हो तो आप लेक्चर 1 जाकर देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो हमें अभी क्या करना है? हमें ये देखना है कि जो अभिलेख मिले हैं, यानी जो पुरातत्वविदों को जो चीजें मिली हैं, जो चीजें प्राप्त हुई हैं खुदाई के दौरान, उसमें कुछ चीजें ऐसी मिली हैं जिनसे ये तय हुआ है कि ये चीजें किसके द्वारा बनाई गई हैं,
खाद्य संग्राहक और आखेटक लोगों के द्वारा बनाई गई है, जो लगभग 20 लाख साल पहले इस पृथ्वी पर रहा करते थे। संभवतः लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं, यानी आप देखिए पत्थरों के औजार आज भी हमें प्राप्त हुए हैं। शिकार किस लिए, किस चीजों से करते होंगे? पत्थरों से करते होंगे, ठीक है। ये हड्डियों के हथियार बनाते होंगे, लकड़ियों के हथियार बनाते होंगे। उनसे ये क्या करते थे? शिकार किया करते थे। उनसे ये जड़ निकाला करते थे, जिन जो खाने लायक जड़ें थी वो निकाला करते थे, ठीक है। आगे क्या कहा जा रहा है कि अलग अलग कामों के लिए अलग अलग औजारों का प्रयोग किया जाता था। जैसे फल फूल के लिए हड्डियों और मांस को काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए भी इन का प्रयोग किया जाता था। आप इमेज में देखिए कि अलग अलग तरीके से ये अगर खाल उतार रहा है तो देखिए किस प्रकार के औजार का इस्तेमाल कर रहा है। ये कपड़ा बुनाई कर रही है तो किस प्रकार का इस्तेमाल कर रही है, तीर कमान का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस प्रकार के औजार, लकड़ी काटने के लिए देखिए पत्थर, किस प्रकार के औजार का इस्तेमाल किया जा रहा है, घर बनाया जा रहा है। इस प्रकार की चीजों का ये लोग इस्तेमाल करना सीख रहे हैं धीरे धीरे। और ये क्यों होता है? जब हम अपनी चीजों को या अपनी लाइफ को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं या फिर उसे और आसान बनाने का प्रयास करते हैं, तब जाकर ऐसा होता है, ठीक है। कुछ औजारों के साथ हड्डियों या लकड़ियों के बुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे, ठीक है। आप ये देख पा रहे हैं भाले जैसे हथियार, यानी इसमें क्या हो रहा है? लकड़ी के मुट्ठे लगाए जा रहे हैं, तीर बनाए जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर लकड़ी काटने के लिए कुछ कुल्हाड़ी जैसा हथियार बनाया गया है, ठीक है। कुछ औजारों का उपयोग लकड़ी काटने के लिए भी किया जाता था, जिनका उपयोग ईंधन, औजार बनाने के साथ साथ झोपड़ियां बनाने के लिए भी किया जाता था। आप देख पा रहे हैं नीचे की इमेजेस में, ठीक है। तो आपको इमेजेस के साथ साथ ये चीजें समझ में आ रही होंगी कि लोग किस प्रकार से चीजों का इस्तेमाल करते हैं, किस प्रकार से चीजों को बनाते हैं और क्यों जरूरत पड़ती है ये बनाने की। देखिए, किसी भी टॉपिक को समझने के लिए जरूरी है क्यूरियोसिटी को पैदा करना। और क्यूरियोसिटी कब पैदा होती है? जब आप सवाल पूछते हैं, आपके मन में सवाल उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अगर सवाल उत्पन्न नहीं होंगे तो आप टॉपिक पढ़कर चले जाएंगे, आपको ये पता ही नहीं लगेगा कि मैंने क्या पढ़ा है, ठीक है। अगर आपको ये समझ रहे हैं, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, मुझे सब कुछ याद है, तो आपको फिर से एक बार सोचने की जरूरत है कि वाकई आपने सब कुछ पढ़ा है। अगर आपके मन में सवाल नहीं आ रहा है, अब कितनी भी बेहतर तरीके से आप पढ़ लें, आपके मन में सवाल उत्पन्न होना चाहिए, ठीक है। आप क्लास से डाउट लेकर घर मत जाइए। अगर मैं हमेशा ऑफलाइन में भी पढ़ाता हूँ, तो ऑफलाइन में भी मैं यही कहता हूँ कि अपने बच्चों से ये कहता हूँ कि आप घर से आए हैं तो घर से आप डाउट लेकर क्लास में आ सकते हैं, लेकिन क्लास से डाउट लेकर आप घर नहीं जा सकते। क्यों? अगर आप क्लास से डाउट लेकर घर जाएंगे तो वो आपको परेशान करता रहेगा, वो डाउट क्लियर नहीं होगा। तो बेहतर ये है कि आप पैसे दे रहे हैं, ठीक है। ये तो खैर ऑनलाइन बैच फ्री में है। अगर मैं किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ाता हूँ, बच्चे वहां पर फीस देते हैं, ठीक है। तो आप अगर पैसा पे कर रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, तो ये आप मानकर चलिए कि आप वहां पर अपने डाउट्स को क्लियर करें, ठीक है। क्या करें? आप अपने डाउट्स को क्लियर करें और अपने जो पढ़ने का तरीका है उसको इम्प्रूव करें, अपनी नॉलेज को एनहांस करें, ठीक है। आप इसीलिए तो कोचिंग में आ रहे हैं, इसीलिए तो आप पढ़ रहे हैं, वरना आप घर बैठ के किताब नहीं पढ़ लेते, ठीक है। आप ये सीखने यहाँ पर आ रहे हैं, अगर ऑनलाइन आप इस बैच को पढ़ रहे हैं तो आप ये सीखने आ रहे हैं कि यूपीएससी एक्चुअल में मुझसे क्या चाहता है। मैं अगर 6 क्लास की एनसीईआरटी को पढ़ रहा हूँ तो क्यों पढ़ रहा हूँ, मुझे कैसे पढ़ना है, यही तो सीखने आप आ रहे हैं। और ये आपको कौन बताता है? किताब नहीं बताएगी, हम बताएंगे कि बिटवीन द लाइंस क्या लिखा होता है, ठीक है। आपको ये भी समझना चाहिए कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हर वर्ड, यानी एनसीईआरटी की बुक का हर वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं होता है, हमें उसमें से भी चीजों को ढूंढना होता है। और मैंने आपसे क्या कहा था कि आप कुछ भी करें, ठीक है। आप क्या लेकर बैठे? आप पेन पेंसिल लेकर आप बैठे, ठीक है। आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, नोट्स ये तो पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी, ठीक है। सिलेबस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो आपको नोट्स नहीं बनाने, सिर्फ आपको वो लिखना है जो आप समझ पा रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूं। क्योंकि देखो, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं वो आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगा, वो आपको लिखना पड़ेगा। और कब लिखेंगे आप? जब आप इस लेक्चर को सुन रहे होंगे, आपकी चीजें समझ में आ रही होंगी, आप अपनी भाषा में लिखेंगे, ठीक है। हो सकता है कि आप प्रॉपर वे में ना लिख पाए, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी आगे, आपकी समझ में चीजें आती रहेंगी, आपकी समझ विकसित होती रहेगी, आपको एक्सपीरियंस होता रहेगा कि कैसे पढ़ना चाहिए। पीवाई क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते रहेंगे,
ठीक है, हम लेक्चर में सॉल्व करेंगे, हम आगे चलकर सॉल्व करेंगे, तो आपकी समझ में चीजें आती रहेंगी कि मुझे किस प्रकार से पढ़ना है। समझ रहे हैं? आगे अगर मैं देखूं तो रहने की जगह निर्धारित करना, कि लोग कैसी जगह निर्धारित करते थे, ये लास्ट क्लास में हम देख चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको फिर से एक क्वेश्चन पूछूंगा कि अगर आप कैसी जगह, आपको कहीं पर रहना हो, आपको विस्थापित करना हो, खुद को विस्थापन करना हो, तो आप कैसी जगह चूज करेंगे रहने के लिए? बताइए, कमेंट में बताइए, आप कैसी जगह चूज करेंगे रहने के लिए? क्या आप ऐसी जगह चूज करेंगे जहां पर आपको सुविधाएं उपलब्ध ना हो, जहां आपको बाजार आपके घर से 2-3 किलोमीटर हो, जहां पर आपको जाना भी पैदल पड़े, आप ऐसी जगह चूज करेंगे? या ऐसी जगह चूज करेंगे कि हर चीज की अवेलेबिलिटी आपके पास हो, हर सुरक्षा आपके पास हो, हर चीज की उपलब्धता हो वहां पर? ऐसी जगह चूज करेंगे जहां पर आपको बहुत ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े उन चीजों के लिए जो आपके जीवन को यापन करने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, जहां पर आपकी दैनिक जरूरतें पूरी होती रहें और आसानी से पूरी होती रहें, आप ऐसी जगह को क्या करेंगे, रहने के योग्य मानेंगे। तो यहाँ के लोग भी ऐसी जगहों को ढूंढते थे। कैसी जगह को? वहां पर जीने, आप खुद सोचिए ना, इमेजिन करिए, आप उस 20 लाख साल पहले के समय में जाइए और आप इमेजिन कीजिए कि आप अगर इनकी जगह पर होते तो आप कैसी जगह को चूज करते रहने के लिए, जहां पर आपको आसानी से पानी उपलब्ध हो जाए, जहां पर आपको आसानी से खाना उपलब्ध हो जाए। ठीक है, पानी उपलब्ध कहाँ होगा? नदियों के किनारे या झीलों में उपलब्ध होगा, नदियों में उपलब्ध होगा। खाना भी वहां पर मिल जाएगा क्योंकि जंगल भी होगा, जानवर भी वहां पर पानी पीने आते होंगे। ठीक है, और इनको रहने के लिए और क्या आवश्यकता की जरूरत थी? आपको पत्थरों की, यानी पत्थरों की जरूरत थी, क्योंकि स्टोन ही जम पड़ रहे हैं, यानी पत्थरों की आवश्यकता इतनी थी कि इसके बिना लोग शिकार ही नहीं कर पाते थे, किसी चीज का प्रयोग ही नहीं कर पाते थे। पत्थरों का औजार बनाने में इनका इस्तेमाल होता था कि अगर उनके पास औजार नहीं होंगे तो शिकार नहीं करेंगे, पेड़ को नहीं काट पाएंगे, ठीक है, जड़ों को नहीं निकाल पाएंगे। तो ऐसी जगह भी वो रहना पसंद करते होंगे, चुनते होंगे, जहां पर उन्हें उत्तम किस्म के पत्थर मिल जाते हैं, अच्छे पत्थर मिलते हैं, ठीक है, जिनसे वो क्या कर सके, अपने औजार बना सके। ठीक है, ऐसी जगह पर भी रहते होंगे जहां पर उन्हें खतरा कम हो। ठीक है भाई, डर तो लगता होगा। ऐसे भी तो हो सकता है कि उनको खाने के साथ साथ, पानी के साथ साथ, पत्थरों की उपलब्धता के साथ साथ उन्हें सुरक्षा भी महसूस हो, सुरक्षा भी मिलती रहे। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि भारत में कई पुरा स्थल मिले हैं जहां आखेटक खाद्य संग्राहक के होने के प्रमाण मिले हैं। आप ये मैप दे सकते हैं, जहां पर आपको ये डॉट डॉट चिन्ह अगर आपको दिख रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों के, यानी 20 लाख साल पहले वाला जो प्रारंभिक मानव था वो वहां पर रहता होगा। ठीक है, यहाँ पर रहने के लिए उनको क्या चीजें मिलती होंगी, उत्तम किस्म की जो उनकी दैनिक जरूरतें वो पूरी होती रही होंगी, तभी तो वहां पर इन्होंने ये रहना चूज किया होगा। ठीक है, इसके अलावा कई पुरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। यानी जो कई पुरा स्थल हैं, यानी पुरा स्थल मतलब जहां पर वो रहते होंगे, वो ऐसी जगहों पर, ऐसी जगह पर मिले हैं जो नदियों के किनारे या झीलों के किनारे हो। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों है, झीलों के किनारे क्यों मिलेंगे? हो सकता है कि उन्हें पानी की उपलब्धता के कारण वहां पर रहना पड़ा हो, या फिर ये कह सकते हैं कि अगर वो जंगल में रहते तो जानवर कम आते हों। ठीक है, और पानी पीने के लिए तो सबको आना पड़ेगा, तो इसीलिए वो शिकार के कारण भी यहाँ पर रहना उन्होंने पसंद किया होगा। ठीक है, इस काल में पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे। हमने अभी जिक्र किया कि पत्थरों के बिना ये लोग उपकरण ही नहीं बना पाते थे, और अगर उपकरण नहीं होते तो ये शिकार नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पत्थरों के उपकरण नहीं होंगे तो ये कपड़े नहीं बना पाएंगे, सिल नहीं पाएंगे। इसके अलावा ये लकड़ी को नहीं काट पाएंगे जिससे ये झोपड़ियां वगैरह या कुछ रहने का स्थान बना सके। ठीक है, तो वहां पर पत्थरों की आवश्यकता हुई, इसीलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहां उन्हें अच्छे पत्थर मिल सके। ठीक है, इमेज में देख पा रहे होंगे। कारण समझा कि नहीं समझा, क्यों रह रहे हैं? इन कारणों को जब तक हम इमेजिन नहीं करेंगे, हम संभावनाओं को नहीं ढूंढेंगे, तब तक हम यूपीएससी के लिए अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर सकते, अपने आप को तैयार नहीं कर सकते। पढ़ने के लिए सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन हमें कैसे पढ़ना है? हमें यह पढ़ना है कि यूपीएससी एस्पिरेंट क्या सोचता है। ठीक है भाई, विद्यार्थी तो सभी हैं, कक्षा 6, 10, 12, ग्रेजुएशन का भी विद्यार्थी है। ठीक है, लेकिन हमें सारी चीजें नहीं पढ़नी, हमें सिर्फ ये पढ़नी है कि यूपीएससी एस्पिरेंट से क्या चाहती है, बस वही चीज हमको यूपीएससी को देनी है। ठीक है,
आगे शैल चित्रकला की बात हम करते हैं कि ऐसे चित्र जो लोग बनाया करते होंगे और किस कारण से बनाते होंगे। आप इमेज में देख पा रहे होंगे चित्र बनाने का काम शुरू हो रहा है, गुफाओं में बनाए जा रहे हैं चित्र। ठीक है, तो क्या किया जा रहा है कि जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। क्या मिले हैं? चित्र मिले हैं। आप देख सकते हैं कि लोग चित्र बनाते होंगे। अब सवाल उत्पन्न होना चाहिए कि चित्र लोगों ने क्यों बनाए होंगे? इसका क्या कारण, मुख्य कारण क्या रहा होगा? क्या इन्होंने मनोरंजन के लिए चित्र बनाए होंगे? ठीक है, या अपनी बात को एक दूसरे को पहुंचाने के लिए, यानी बात को कन्वे करने के लिए इन्होंने चित्र बनाए होंगे, या फिर ये कह सकते हैं कि लोगों को या अपने बच्चों को कुछ सिखाने के लिए इन्होंने चित्र बनाए होंगे। किस लिए बनाए होंगे? हमें संभावनाएं ढूंढनी है। क्या क्या आज हम चित्र क्यों बनाते हैं, क्या कारण है चित्र बनाने का? ठीक है, तो इनमें से क्या होता है कि कुछ सुंदर उदाहरण, यानी इन चित्रों के कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। कहां पर? मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। ठीक है, यहाँ पर जो गुफाएं पाई गई हैं उन गुफाओं में सबसे अच्छे बेहतर उदाहरण मिले हैं किसके? शैल चित्रकला के, यानी लोगों ने बहुत सुंदर आकर्षक चित्र बना रखे हैं उन गुफाओं में जहां पर वो रहते होंगे। अब सवाल ये भी हो सकता है कि चित्रों के लिए रंग कैसे बनाते होंगे? किस चीज से रंग बनाते होंगे? क्या पेड़ों से बनाते होंगे? क्या फूलों से रंग बनाते होंगे? किस प्रकार के रंग बनाते होंगे? ठीक है, इन्होंने जो हाथ में पेन या पेंसिल पकड़ी हुई है वो किस प्रकार की लकड़ी से बनाई जाती होंगी? सवाल हमारे मन में उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सचिव चित्रण किया गया है। और ये जो चित्र मिले हैं किसके? जंगली जानवरों के चित्र मिले हैं। ऐसे जानवर जो जंगलों में रहा करते थे। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि ये अपने बच्चों को ये शिकार करना सिखा रहे हो, ठीक है, या जानवरों से बचना, या ये सिखा रहे हैं कि कौन से जानवरों को हम शिकार करते हैं, क्योंकि ना हो सकता है इनको उस वक्त नाम ना पता हो जानवरों को, किस जानवरों का क्या नाम रहा होगा। ठीक है, अगर आजकल तो ये है कि अगर हमारे सामने कोई शेर का नाम ले ले तो हमारे दिमाग में तुरंत ये छवि बन जाती है, इमेज प्रस्तुत हो जाती है कि शेर कैसा होता है। हो सकता है उस समय नाम ना हो, और इसलिए ये चित्र बनाकर ये दर्शाने का, ये बताने का प्रयास करते हो कि किस जानवर का शिकार करना चाहिए, किस जानवर से दूर रहना चाहिए, कौन सा जानवर खतरनाक हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये भी बातें हो सकती हैं, संभावनाएं हो सकती हैं, क्योंकि 20 लाख साल पहले लोग लिखना तो नहीं जानते थे जो हमें लिखी हुई किताबें मिल गई हूं। तो हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ संभावना या फिर अनुमान लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा? आग की खोज की गई है। भाई आग की खोज कैसे की गई होगी? हमें सबसे पहले कुरनूल की गुफा से आग के, यानी राख के साक्ष्य प्राप्त हुए, लेकिन आज तक हमें ये नहीं पता चला कि वो आग खुद लगी थी या लगाई गई थी। या हो सकता है कि पत्थर गिरा हो और पत्थर से पत्थर टकराया हो, आग लग गई हो। या ये कह सकते हैं कि लोगों को चिंगारी जली हो, गिरे हो तो उनको लगा हो कि हमें आग लगानी चाहिए, आग जलानी चाहिए। ठीक है, और किस प्रकार से आग का प्रयोग इन्होंने किया होगा? क्या जानवरों को भगाने के लिए आग का प्रयोग किया गया होगा, या उजाले के लिए प्रयोग किया गया होगा, या खाना बनाने के लिए इस आग का प्रयोग किया गया होगा? जानकारी नहीं है, लेकिन अनुमान तो लगाया जा सकता है। सोचने पर कोई टैक्स थोड़ी लगता है भाई। आप कहां तक सोच सकते हैं? सोचो, आप लॉजिकली सोचो ना। यूपीएससी क्या कहती है कि आप लॉजिकली सोचो, आप अपने थिंकिंग प्रोसेस को बढ़ाओ, सोचने की प्रक्रिया को बढ़ाओ, डेवलप करो। ये सभी तो यूपीएससी यही तो चाहती है। जब हम आगे इस चैप्टर के अंत में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करेंगे, तब हम आपको बताएंगे कि यूपीएससी इन चीजों से कैसे क्वेश्चन पूछती है। जैसे लास्ट लेक्चर में, यानी फर्स्ट लेक्चर में, हमने कल की क्लास में हमने देखा था कि हमने जो टॉपिक पढ़े, जो पॉइंट्स हमने कवर किए, उनसे सीधे यूपीएससी ने सवाल पूछ रखे हैं। ठीक है, कुरनूल की गुफा से राख के अवशेष मिले हैं, जिसका अर्थ है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए होंगे। ठीक है, लोग क्या कर गए थे, क्या सीख गए थे? आग जलाना सीख गए होंगे लोग। ठीक है, आग का इस्तेमाल प्रकाश के लिए, या मांस भूनने के लिए, या फिर खतरनाक जानवरों को भगाने के लिए किया गया होगा। किया गया होगा, स्पष्ट जानकारी नहीं है, सटीक जानकारी नहीं है हमारे पास। हमें यह नहीं पता कि जो कुरनूल की गुफा से राख मिली है, क्या वो लोगों ने लगाई थी या अपने आप लगी थी। भाई आप खुद देखो ना, जंगलों में आग अपने आप भी तो लग जाती है। लगती है कि नहीं लगती है? पत्थर से पत्थर टकराए, चिंगारी उठी, चिंगारी से आग लग गई।
ठीक है, लेकिन फिर भी हम आज तक ये अनुमान नहीं लगा पाए कि प्रारंभिक मानव जब आग जलाना सीख गया था तो उसने सबसे पहले आग का प्रयोग किस प्रकार से किया होगा। इसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, लेकिन प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि लोग मांस भूनने के लिए इसका प्रयोग करते होंगे, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए इसका प्रयोग यानी सुरक्षा के माध्यम से इसका प्रयोग करते होंगे, उजाले के लिए यानी प्रकाश के लिए इसका प्रयोग किया जाता होगा। समझ रहे हैं? आगे क्या कहा गया है कि इतिहासकालीन युग के नाम और तिथियों का जिक्र किया गया है। ठीक है, यानी इतिहासकालीन ये जो युग है उनके नाम और तिथियां, यानी ये जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, इसके कितने भाग हैं, क्यों डिवाइड किया गया है, किस आधार पर डिवाइड किया गया, हम पढ़ तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये तो हम बेसिक क्लियर कर रहे हैं। जब हम डीपली बहुत बेहतर तरीके से, ये तो आप ये समझिए कि आपकी नींव तैयार हो रही है। क्या तैयार हो रही है? नींव तैयार हो रही है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए और वहां से पूरे एनसीईआरटी का टॉपिक वाइज, पॉइंट वाइज आप सिलेबस डाउनलोड करिए और वहां पर देखिए जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं किस टॉपिक के साथ, किस सब टॉपिक के साथ ये फिक्स बैठता है। ठीक है, कौन से हिस्से में ये फिट हो रहा है सिलेबस के यूपीएससी में। ठीक है, उसके आधार पर आप अपनी तैयारी को शुरू करिए। अब क्यों नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया है और कौन देता है, हम ही लोगों ने तो नाम दिए होंगे। पुरातत्वविदों ने इतिहास को कई भागों में विभाजित किया है, जैसे प्रागैतिहासिक काल, आद्य इतिहास या ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का मतलब होता है कि ऐसा काल जो प्रारंभ से शुरू हुआ हो, यानी मानव के स्टार्टिंग से शुरू होता हो, आदि मानव से शुरू हुआ, जब हमें जानकारी मिलना शुरू हुआ। और इतिहासकार ये भी कहते हैं कि यहाँ से हमें कोई लिखित प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है। अगर हमें यहाँ की जानकारी प्राप्त करनी है तो सिर्फ उसका आधार क्या है? एविडेंस है। और कैसा एविडेंस? खुदाई के दौरान मिल गई कोई चीज, पूरा स्थल, अभिलेख अगर मिले हो तो। लेकिन इस समय तो लोग लिखना ही नहीं जानते, तो अभिलेख अभिलेख कैसे मिल गए होंगे। ठीक है, यानी वहां से खुदाई के दौरान जो भी चीजें मिली हैं, चाहे वो किसी प्रकार की मूर्ति हो, ठीक है, चाहे वो आग के साक्षी हो, राख के साक्षी हो, चाहे वो ये कह सकते हैं कि उनके द्वारा प्रयोग की गई किसी चीज के साक्षी हो, जानवरों की हड्डियों के निशान हो, ठीक है, उन लोगों की खुद की हड्डियां मिली हो, अस्थियां मिली हो, उससे हम पता लगा सकते हैं। आदि इतिहास उसे कहते हैं जिसमें लिखित साक्ष्य तो प्राप्त होते हैं, लेकिन उन लिखित साक्ष्यों को आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। और इस भाग में यानी आदि इतिहास में जो हमारा वैदिक काल है वो इसका एक्सेप्शन है। ठीक है, यानी कि ये कह सकते हैं कि आदि इतिहास बेसिकली कहां तक माना जाता है? वैदिक काल तक है, लेकिन उससे पहले जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता का अंतिम काल तक आदि इतिहास बेसिकली माना जाता है। और प्राग इतिहास या प्रागैतिहासिक काल से हड़प्पा सभ्यता तक हमें ऐसी चीजें मिली हैं जिनको हम अभी पढ़ नहीं पाए हैं, सिर्फ अनुमान लगा पाए हैं। ठीक है, और ऐतिहासिक काल होता है जहां से हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, हम उन्हें पढ़ भी सके हैं, और आज तक जो चीजें हैं, जो ऐतिहासिक पीरियड यानी हिस्टोरिकल पीरियड जिसे कहते हैं, वो सब किसके अंदर आता है? इसी के अंदर आता है। यानी वैदिक इतिहास से आज तक का जो इतिहास है वो ऐतिहासिक काल के अंदर आता है। ठीक है, आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहते हैं, यानी जो आरंभिक काल माना जाता है वो पूरा पाषाण काल, पूरा यानी कि पुराना, और पुराना यानी प्राचीन, और पाषाण का मतलब होता है पत्थर। ठीक है, पाषाण का क्या मतलब होता है? पत्थर, यानी प्राचीन पत्थर या पुराने पत्थरों से जुड़ा हुआ एक काल। ठीक है, और इसे स्टोन एज क्यों कहा जाता है? क्योंकि भाई आप खुद देखिए, यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रयोग किस चीज का हो रहा है? पत्थर का हो रहा है। यहाँ पर कोई धातु नहीं है, यहाँ पर लोहे का प्रयोग नहीं हो रहा है, यहाँ पर तांबे का प्रयोग नहीं हो रहा है, यहाँ पर सोने चांदी का प्रयोग नहीं हो रहा है। किसका शुरुआत हो रही है? किसका प्रयोग हो रहा है? पत्थरों का। पत्थरों से ही ये लोग शिकार कर रहे हैं, पत्थरों से ही ये लोग लकड़ी को काट रहे हैं, पत्थरों से ही ये लोग पेड़ों की जड़ निकाल रहे हैं। ठीक है, पत्थरों के औजारों से ये क्या कर रहे हैं? सिलाई कर रहे हैं, कपड़ा बुन रहे हैं। ठीक है, पत्थरों के औजारों से ही ये क्या कर रहे हैं? जानवर की छाल निकाल रहे हैं कपड़े बनाने के लिए। ठीक है, तो यानी यह शब्द पूरा प्लस पाषाण से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है प्राचीन पत्थर। ठीक है, पूरा पाषाण काल लगभग 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। और ये कह सकते हैं कि लगभग 90% जो मानव विकास हुआ है वो इसी काल में हुआ है। यानी मानव का जो 90% विकास हुआ है वो इसी काल में हुआ है।
उसके बाद तो लोगों ने खुद को डेवलप करने के साथ साथ आसपास की चीजों को भी डेवलप करना शुरू कर दिया। लेकिन हम क्या करें, मानव का विकास, उसका खुद का विकास जो हुआ है वो 90% विकास इसी काल में हुआ है, और सबसे लंबा काल भी है, क्योंकि धीरे धीरे शुरुआत हमेशा धीरे धीरे ही होती है। अगर आप किसी नई चीज को बनाना चाहते हैं तो हो सकता है कि आप कई बार प्रयोग करें, फेल हो जाएं, आप सोचें विचार करें, फिर भी आप फेल हो जाएं। ठीक है, और जब एक बार चीज बन जाएगी तो फिर आपको उसे बनाने में समय नहीं लगेगा। तो मानव को मानव बनने में, मानव को पुरुष बनने में क्या लगा है, समय लगा है। लगभग 20 लाख साल से 12,000 साल पहले तक का ये काल, जिसे प्रागैतिहासिक काल या पूरा पाषाण काल कहा जाता है, इसका डेवलपमेंट हुआ है, इसका विकास हुआ है। ठीक है, आगे मैं देखूं पूरा पाषाण काल को, तो पूरा पाषाण काल कहां से कहां तक, 20 लाख पहले से 12,000 साल पहले तक बना है। यानी इसके बीच का जो समय है वो क्या है, पूरा पाषाण काल कहलाता है। पूरा पाषाण काल के भी 3 भाग है, आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल या फिर उत्तर पूरा पाषाण काल। ठीक है, इनके जो औजार यानी इनका जो डिवाइडेशन हुआ है, इस काल का जो भाग बने हैं या इसको जो बांटा गया है, वो मुख्य रूप से औजारों के आधार पर बांटा गया है। ठीक है, और औजार कैसे, पत्थरों के औजार, उनके आधार पर ही क्या किया गया है, इस चीज को यानी पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। अगर मैं आरंभिक पूरे पाषाण काल की बात करूं तो लगभग 20 लाख साल पहले से ये 2,50,000 साल पहले तक माना जाता है, जिसकी विशेषताएं बड़े और भारी पत्थरों के औजार हाथों से उपयोग किए जाते थे। अब ये औजार देख, हाथ कुठार, कटर, स्लीवर कर या बड़ा फ्लैग, यानी बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है, किसमें, आरंभिक पूरा पाषाण काल में। यानी यहाँ पर लोग पूरी तरीके से पत्थरों के औजार बनाने का काम शुरू नहीं किया है, वो जैसे पत्थर उनको मिले वैसे, यानी वैसे उन्होंने उनका हथियार के रूप में प्रयोग करना शुरू कर दिया। अब देखो ये कहीं पर बैठे हैं, ऊंचाई पर बैठे हैं, हो सकता है यहाँ पर कोई जानवर पानी पीने आया हो और उसके ऊपर इन्होंने पत्थर फेंक के मारा, वो बेहोश हो गया हो, मर गया हो, बाद में उन्होंने मिलके उसका खाना बनाकर खा लिया हो। खाना बनाकर मतलब पहले तो लोग कच्चा खाते होंगे, क्योंकि आग का प्रयोग नहीं है, तो वो क्या करते हैं, बिना भुने कच्चा मांस खाते थे। उसके बाद धीरे धीरे जब ये आगे बढ़े, इन्होंने अपने समय को प्रस्तुत किया, आगे को समय के अनुसार अपने आप को बदला, तो आगे आता है मध्य पूरा पाषाण काल। ये माना जाता है 2,50,000 साल पहले से 40,000 साल पहले तक। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, औजारों को छोटे और हल्के रूप में तैयार किया गया और इनकी अधिक विविधता आई। यानी औजारों को काट काट कर, पत्थरों को काट काट कर छोटे और मजबूत, और फिर ये कह सकते हैं कि नुकीले हथियारों को बनाना शुरू किया। हल्के होते थे तो ये आसानी से कैरी किए जा सकते होंगे। ठीक है, भारी हथियारों को मुश्किल से कैरी किया जाता होगा, क्योंकि भारी को कौन इतने जंगलों में उठाकर लेकर जाएगा। ठीक है, लेकिन जब औजार हल्के हो गए तो इनको क्या करना शुरू कर दिया होगा, कैरी करना शुरू कर दिया होगा। स्क्रैपर, बुरिन, नुकीला फ्लैग, छोटा फ्लैग, छिद्रक, ये ऐसे ऐसे जो औजार हैं, ये इस काल के मुख्य औजार माने जाते हैं। उसके बाद जैसे समय बदला और इन्होंने अपने आप को और अधिक डिवेलप किया, तो हम पहुंचते हैं उत्तर पूरा पाषाण काल में। और ये उत्तर पूरा पाषाण काल 40,000 साल पहले से लगभग 12,000 साल पहले तक माना जाता है। इसकी मुख्य विशेषताएं है उन्नत औजार, यानी अच्छी किस्म के औजार इन्होंने बनाने शुरू कर दिए। हड्डियों के औजार, सींग और पत्थर से बने उपकरण इन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, और यहाँ पर कला का विकास भी होने लगा। जैसे हमने अभी क्या देखा था, शैल्प चित्रकला का विकास हमने देखा था, तो यहाँ पर ये किसमें हुआ, उत्तर पूरा पाषाण काल में चित्रकला का विकास होने लगा। ठीक है, यहाँ पर औजारों में अंतर देखिए, औजार और नुकीले हो गए, हल्के हो गए। ठीक है, हड्डी की सुई बनाई जाने लगी, ये हड्डी का हुक बनाया जाने लगा, भाला जैसा कोई भाग बनाया जाने लगा। ठीक है, तो इस तरह के औजार भी बनाने लगे। आप औजारों को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं तो कि किस प्रकार से इन औजारों का इस्तेमाल किया गया होगा। और ये औजार जो है 1 साल, 2 साल या 20 साल में तो नहीं बदले होंगे। लोगों ने अपने आप को सुविधा देने के लिए, अपने औजारों को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए इनमें बदलाव किया होगा। अपने लाइफ स्टाइल को आसान बनाने के लिए, शिकार को आसान बनाने के लिए, और एक और चीजों को सुलभता से यूज करने के लिए इन औजारों का इस्तेमाल किया गया होगा, इनको डेवलप करना शुरू किया होगा। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल को पूरा प्लस पाषाण यानी प्राचीन पत्थर से बना है। इस काल में पत्थरों के औजारों का सबसे अधिक उपयोग किया जाता था। इसमें और कुछ नहीं, सिर्फ पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, और कुछ इसमें इस्तेमाल हो ही नहीं रहा है। ठीक है, अगर आप आगे देखें तो आगे क्या है, जिस काल में पर्यावरण बदलाव मिले हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण काल कहते हैं।
यानी पर्यावरण जब बदलता है, यानी जब जलवायु बदलती है, पर्यावरण में चेंज होता है, तो लोगों को अपने नेचर, अपने व्यवहार में भी, अपने रहन सहन में भी बदलाव करना होता है। अब ऐसे समझिए कि जैसे गर्मी आती है तो हम सर्दियों के कपड़े नहीं पहन सकते। क्यों? क्योंकि गर्मी ज्यादा होती है। हमें उसके यानी मौसम के अनुसार खुद को बदलना होता है। जब सर्दियां आती हैं तो हम सर्दियों के कपड़े निकाल लेते हैं, हम उस समय गर्मियों के कपड़े नहीं पहन सकते। क्यों? क्योंकि सर्दी ज्यादा होती है। और साथ में हमें छाती की आवश्यकता पड़ने लगती है। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, पर्यावरण परिवर्तन है, ठीक है, मौसम परिवर्तन है। तो मौसम परिवर्तन के आधार पर भी लोगों ने अपने आप को बदलना शुरू किया, और बदलाव के कारण जो उसमें कुछ बदलाव हमें मिले उसे मेसोलिथ या मध्य पाषाण काल कहा गया। ठीक है, यानी कि लोगों ने अनुमान लगाया कि यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार का जीवन लोगों का रहता होगा। लेकिन अगर यहाँ पर लोगों ने खुदाई की और ये कहा कि यहाँ से कुछ नई चीज मिली जो यहाँ से मेल नहीं खाती है, तो लोगों ने सोचा होगा कि यहाँ के लोग ज्यादा विकसित होंगे, या ये कह सकते हैं कि लोगों के यहाँ पर अगर 10,000 साल है तो यहाँ पर हो सकता है कि लोगों ने 10,000 साल के बाद इन चीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया हो। ठीक है, यानी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, पर्यावरण बदलाव के अकॉर्डिंग, मौसम बदलाव के अकॉर्डिंग, और अपने जो उनकी जो अंदर का व्यवहार है उनका, या फिर ये कह सकते हैं उन्हें उन्हें अपने आप को जो विकसित करना और सहूलियत देने के लिए जो डेवलपमेंट की है, उसके आधार पर इन कालों को बांटा गया होगा। ठीक है, इसका समय लगभग 12,000 साल से 10,000 साल पहले तक माना जाता है। ठीक है, यानी 12,000 साल से 10,000 साल पहले तक मेसोलिथ पीरियड या मध्य पाषाण युग का काल माना जाता है। ठीक है, इस काल में पाषाण औजार यानी पत्थरों के औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, जिन्हें माइक्रोलिथ या लघु पाषाण कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? इस काल के जो पाषाण या पत्थर थे, जो औजार थे, वो आमतौर पर छोटे होते थे, इमेज में आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, और उन्हें क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ कहा जाता था, या फिर लघु पाषाण, यानी छोटे पत्थरों का प्रयोग होना। ये देखे, आप देखो इसमें ये कैसे दांते जैसे बनाए जा रहे हैं। ठीक है, पत्थरों को देखिए, औजारों को देखिए, किस प्रकार से, किस ढंग से औजारों को बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये औजार बनाने का काम चल रहा है, किस प्रकार से लोग औजार बनाने का काम कर रहे हैं, किस प्रकार से नए नए औजार, नए नए हथियार बनाए जा रहे हैं, और इनका प्रयोग भी अलग अलग तरीके से किया जा रहा है, अलग अलग कामों के लिए इनका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, आप वैसे समझिए जैसे आप गड्ढा खोदने के लिए सुई का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते, चाकू का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते। आपको जिस प्रकार के लिए, जिस चीज के लिए चाकू का इस्तेमाल होता है, उसी चीज के लिए आप चाकू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। ठीक है, आप इमेज में देखिए कि यहाँ पर क्या है, लकड़ी के हट्टे मुट्ठे लगे हैं, यहाँ पर क्या है, देखिए आरी जैसा ये कुछ बना हुआ है। हो सकता है इससे कुछ ऐसे घिसने वाले कोई टहनी या कोई पेड़ काटा जाता होगा, कुछ ऐसी चीजों का निर्माण किया जाता होगा काट कर। ठीक है, पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इसी दौरान बनाए गए थे, यानी पूरा पाषाण युग वाले जो औजार थे, औजार भी इसी दौरान बनाए जाते रहे। यानी आप देखिए, अगर कहीं पर किसी चीज का विकास हो रहा है तो हर जगह सेम विकास नहीं होता है। आप खुद देखिए कि शहरों में ज्यादा अधिक विकास होता है, गांव में अधिक विकास होता है। तो यही कारण यहाँ पर शुरू से ही देखा जाता है। अगर एक जगह पर ये है, एक जगह, और यहाँ के लोग अभी भी खाद्य संग्राहक है, तो हो सकता है कि यहाँ के लोग अधिक ज्यादा डेवलप हो गए हों। क्यों? क्योंकि वहां पर उनकी सुविधा ज्यादा हो सकता है उनका विकास, उनका मानसिक विकास जल्दी हो गया हो। कारण कुछ भी हो सकते हैं, हो सकता है वहां के समय के अकॉर्डिंग इनको बदलना पड़ गया हो, तो समय भी तो एक जगह पर, सभी जगह पर एक जैसा नहीं रहता है। पर्यावरण सभी जगह पर एक जैसा नहीं है। ठीक है, तो पर्यावरण के अकॉर्डिंग, मौसम के अकॉर्डिंग, वहां की जो उपलब्धता है उस जगह के अकॉर्डिंग, उपलब्ध चीजों के अकॉर्डिंग भी इनका मानसिक विकास हुआ होगा। इसीलिए कुछ का धीरे विकास और कुछ का अधिक विकास या जल्दी विकास हो गया होगा। ठीक है, यानी मध्य पाषाण युग आ तो गया, या माइक्रोलिथ पीरियड आ तो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा पाषाण युग खत्म हो गया। पूरा पाषाण युग भी तो शुरू हो गया होगा। ये देखो, ये पूरा पाषाण जैसे पत्थर है, पूरा पाषाण युग जैसे पत्थर है, छोटे पत्थर आगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि यहाँ की चीजें खत्म हो गई होंगी। लोग भी अपना धीरे विकास कर रहे होंगे। ठीक है, हर आदमी की, हर मानव की जो बुद्धि होती है, जो क्षमता होती है, वो एक जैसी नहीं होती है। ठीक है, आगे क्या कहा गया कि बदलती जलवायु, और बदलती जलवायु का क्या कारण हो सकता है कि लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव हुए, गर्मी बढ़ने लगी। इसी कारण से लोग कई क्षेत्रों में घास के मैदान बनने लगे।
इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। ठीक है, क्या हुआ कि जब जलवायु परिवर्तन हुआ तो गर्मी बढ़ने लगी, और गर्मी बढ़ेगी तो क्या होगा कि छोटे छोटे जो घास के मैदान बनने शुरू हो जाएंगे, पानी सूखने लगेगा तो घास के मैदान बनने शुरू हो जाएंगे। घास के मैदान बनने शुरू हो जाएंगे तो घास किसको आकर्षित करेगी, ये घास के मैदान किसको आकर्षित करेंगे अपनी ओर? छोटे छोटे जानवरों को, जो शाकाहारी जानवर है। ठीक है, ऐसे जानवर जो क्या करते हैं, घास खाकर जिंदा रहते हैं, ऐसे जानवर वहां पर आएंगे, और ऐसे जानवर वहां पर आएंगे तो लोग उनका शिकार भी तो कर सकते हैं। ठीक है, उनको लोग पालना भी तो शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैदान बन जाएंगे, है ना, घास के मैदान बनेंगे तो लोग वहां पर खेती करना भी तो शुरू कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो ऐसी चीजों, यानी बदलती जो जलवायु थी, उन्होंने लोगों को एक मौका दिया। क्या मौका दिया? कि वो अपने आप को बदल सके, अपने आप को मौसम के अकॉर्डिंग, जलवायु के अकॉर्डिंग बदल सके। ठीक है, इसके बाद कुछ चीजें और भी बदली होंगी, जैसे लोग इनका शिकार करते थे और इनके पीछे यहाँ पर आए होंगे। ठीक है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने का प्रस्थान भी जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ होगा। लोग क्या कर रहे हैं कि अगर एक जगह से दूसरी जगह पर लोग जा रहे हैं तो वो क्या करते हैं कि लोग जानवरों के पीछे आए हों, क्योंकि अगर शिकार करने वाले लोग यहाँ पर आए होंगे तो वो इनके पीछे पीछे शिकार करने के कारण इनके पीछे 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 इन मैदानों की तरफ आ गए होंगे। क्यों आ गए होंगे? क्योंकि मैदानी इलाकों में ये ऐसे जानवर हैं जो मांसाहारी नहीं है, शिकार नहीं कर सकते, तो इन्हें घास खानी होगी, और घास खाने के लिए कहाँ पर आएंगे? घास के मैदान की तरफ आएंगे। पानी पीने के लिए नदियों की तरफ आएंगे, तो लोगों का भी रुझान इन्हीं की तरफ आके हो गया होगा, नदियों की तरफ या मैदानों की तरफ इनका रुझान हो गया होगा। ठीक है, तो आगे क्या हुआ कि इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे होंगे, तो लोग क्या करना शुरू कर दिया होगा, जैसे ही ये इनके पीछे आए होंगे, लोगों को ये जानकारी मिलने लगी होगी कि घास पैदा कब होती है, किस मौसम में घास उगती है, किस मौसम में जानवर प्रजनन करते हैं। ठीक है, यानी उनके बच्चों को जन्म देते हैं, अपने बच्चों को जन्म देते हैं। ये जानकारी इकट्ठा इन्होंने करनी शुरू कर दी होगी, और इसी जानकारी को इकट्ठा करने के बाद इन्होंने इन जानवरों को पालना शुरू कर दिया होगा। इनको लगा होगा कि यार क्यों इनके पीछे भागना है, जब इन्हीं से हमें सब चीज मिलनी है और ये यही मैदानों की तरफ आ रहे हैं, तो इन्हें क्या करना, इन्हें पालतू बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और इन्होंने क्या किया होगा, इन जानवरों को पालना शुरू कर दिया होगा, और इनको पालना शुरू कर दिया होगा तो सिर्फ इसलिए, क्यों पाला होगा, कारण क्या होगा, क्यों पाले ये जानवरों को, क्यों इनको पकड़े? ये भी तो हो सकता है कि जब ये प्रजनन करेंगे तो इनकी जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो ये क्या होंगे, चलते फिरते खाद्य बन जाएंगे, खाद्य उपाय बन जाएंगे इनके लिए। ठीक है, तो क्या करते थे कि ये चलते फिरते खाद्य उपकरण बन जाएंगे। जैसे अगर इन्होंने बकरी को पाला तो बकरी क्या देगी, दूध देगी। ठीक है, और समय पर ये मांस भी उत्पन्न हो सकता है, इससे ये काट कर खा भी सकते हैं। ठीक है, जैसे ही ये प्रजनन करेगी, इनकी संख्या और अधिक बढ़ जाएगी तो ज्यादा दूध हो जाएगा। ठीक है, यानी उनका ये प्रोडक्शन बढ़ जाएगा इनका। तो ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, पालने की प्रवृत्ति के लिए क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे खाद्य उत्पादन की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, इनको लगा होगा कि यार चलो ठीक है, ये अगर इनको पालते हैं, ये जरूरी नहीं कि लोगों को ये लगा हो कि ये दूध देते हैं। सबसे पहले इनके मन में क्या था, मांस। इनके मन में क्या रहा होगा कि मांस की हमें खाने के लिए उत्तम मांस कैसे मिलता हो, हम इनके पीछे भागने से क्यों रुके, कैसे रुक सकते हैं। ऐसा कैसे किया जा सकता है कि हमारे पास खुद आए, तो लोगों ने इनको पालतू बनाने का विचार अपने मन में लेकर आए होंगे कि अगर हमने इनको पाल लिया तो हम समय समय पर इनका क्या कर सकते हैं, इनसे मांस प्राप्त कर सकते हैं। फिर बाद में लगा होगा कि यार ये प्रजनन भी करते, प्रजनन इन्होंने देखा होगा, तो जैसे जैसे ये करेंगे, या इन्होंने बच्चों को जन्म दिया तो इनके बच्चे भी बड़े हो जाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ज्यादा मांस। ठीक है, और इनको ये भी लगा होगा ये तो दूध भी दे सकते हैं, तो दूध भी उत्पन्न हुआ होगा। ठीक है, और दूध उत्पन्न हुआ तो उससे ये दूध भी अपने आहार में प्रयोग करने लगे होंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जानवर खाद्य संग्राहक से निकलकर इन जानवरों को पालतू बनाने का प्रयास कर रहे हैं, पालतू बना रहे हैं, यानी ये प्रोडक्शन कर रहे हैं, मांस का प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, दूध का प्रोडक्शन करने लग जाते हैं, जानवरों से दूध का प्रोडक्शन हो रहा है तो ये अपने इकट्ठा करके रख लेते होंगे या दूसरों को दे देते होंगे। और जब इन्होंने पालना शुरू किया होगा तो इन्होंने स्थायी निवास भी शुरू किया होगा कि इनको लेकर क्यों जाएंगे यार, हो सकता है कि कोई जानवर इनको मार दे। तो यहाँ पर क्या होगा, स्थायी निवास शुरू हो गया होगा।
और स्थायी निवास अगर शुरू हुआ होगा तो इन्होंने स्थायी निवास के लिए घर भी बनाने शुरू किए होंगे। और ऐसे नहीं कि एक दो लोग ही रहते होंगे, ये झुंड में रहते होंगे। और अगर झुंड में रहते होंगे तो अलग अलग घर बनाते होंगे, और घर बनाते होंगे तो यही घर मिलकर के बाद में कहे गए होंगे, गांव कहे जाने लगे होंगे, बस्तियां कही जाने लगी होंगी, है ना। तो स्थायी निवास, निवास से घर बन रहे हैं। घर क्यों बन रहे हैं? स्थायी निवास जरूरी है। और स्थायी निवास क्यों जरूरी है? क्योंकि जानवरों को पाल रहे हैं। और जहां पर ये एक जगह पर रहना इन्होंने शुरू किया होगा, वहां की जलवायु, मौसम परिवर्तन को समझा होगा। उन्होंने ये भी देखा होगा कि कौन सी फसल, कौन से पौधे किस मौसम में उग रहे हैं और किस मौसम में पक रहे हैं। इस चीज की जानकारी इन्होंने इकट्ठा करनी शुरू कर दी होगी। और ये कब शुरू होगी? जब आप किसी चीज को ऑब्जर्व करेंगे, आपके मन में ऑब्जर्वेशन आएगी, जब आपको लगेगा कि हाँ मुझे इससे कुछ सीखना है। ठीक है, हो सकता है लोग इन्हें पकड़कर पालने के बारे में सोचने लगे हों। वही बात जो हम अभी कर रहे थे। मछलियां भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। जब आप नदियों के किनारे रहोगे, आपने किसी जानवर को पाला, ठीक है, आप उसको उसे एकदम से तो नहीं मार सकते, उससे एकदम से तो मांस प्राप्त नहीं कर सकते। तो इन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे मछलियों को महत्वपूर्ण बनाना शुरू किया होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मछलियां नदियों में मिल जाती हैं आराम से। मछलियों को पकड़ो, उनका क्या करो, आहार बनाओ, खाना खाओ। ठीक है, आगे क्या है, जब जैसे जैसे इन्होंने इनको पालतू बनाना शुरू किया होगा तो खेती और पशुपालन की शुरुआत हो गई होगी। ठीक है, जैसे जैसे इन्होंने मौसम को समझा होगा, मौसम को समझने के बाद चीजें क्या हुई होंगी, मौसम को समझा, मौसम के बाद इन्होंने मौसम को समझने के बाद फसल उगाने को सोचा। यानी पौधों और फसलों के बारे में ये सोचा होगा कि कौन सा पौधा कब उगता है, कौन से मौसम में उगता है, कितने दिनों या महीनों में कोई पौधा तैयार हो जाता है पककर, उसे काटने लायक कौन सा हो जाता है, ये बीज इन्हें कैसे मिल सकता है, बीज को सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है, इसको बोया कैसे जा सकता है। ये चीजों की जानकारी इन्होंने इकट्ठा की होगी। आप इमेज में देख पा रहे हैं क्या कर रहे हैं, एक तरफ पशुपालन किया जा रहा है, ठीक है, खेती की जा रही है, हार्वेस्टिंग यानी कि, और जो खेती जो पककर तैयार हो चुकी है उसको काटा जा रहा है, यहाँ पर बीज गिराए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर खेत की जुताई भी हो रही है, यहाँ पर खाने बनाई या जो भी ये काम कर रहे होंगे, घरों को देखिए, झोपड़ियों को देखिए। ये क्यों बने हैं? क्योंकि स्थायी निवास आया। स्थायी निवास क्यों आया? क्योंकि खेती की शुरुआत हुई है। ठीक है, और खेती की शुरुआत क्यों हुई है, किस प्रकार से हुई होगी? इन्होंने पशुपालन करना क्यों क्यों सीखा होगा, है कि नहीं? तो इस दौरान भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। यानी जब घास के मैदान बनने लगे तो प्राकृतिक रूप से अनाज के दाने उपजने लगे होंगे। ठीक है, उगने लगे होंगे। और जब वो उगने लगे होंगे तो लोगों ने देखा होगा कि यार इनको तो खाया जा सकता है, इनको भेड़ बकरी खा रही है तो हम भी खा सकते हैं। और जब खा सकते हैं तो इन्होंने ये ऑब्जर्व करना शुरू किया कि किस मौसम में लगाओ, इनको स्वाद अच्छा लगा, ठीक है, ये काट कर लाए हो, तो उनको निकाला हो, अनाज को बनाया हो, पकाया हो या जैसे भी खाया हो तो उसका स्वाद इनको बेहतर लगा हो। और फिर इन्होंने ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया हो कि हम इस पौधे को कैसे उगा सकते हैं, ये विचार उनके मन में आया। और कैसे उगा सकते हैं इसके लिए उन्होंने मौसम को समझना शुरू किया होगा। मौसम के साथ साथ उन्होंने ये समझना शुरू किया होगा कि ये पौधे किस मौसम में उगाए जाते हैं, किस मौसम में काटे जाते हैं, है कि नहीं? तो यही से शुरुआत हुई खेती की और पशुपालन की। लोगों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना और ये सीखना शुरू कर दिया होगा कि अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे, जिसकी बात हमने अभी की, है ना। तो ये सब इमेजिनेशन है, सब सोचना है। अगर हम चीजों को सोचेंगे तो हर चीज आसान है। सोचने के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप यूपीएससी में सोच नहीं सकते, सिर्फ पढ़कर अपना दिमाग यूज नहीं कर सकते, जो लिखा है वही पढ़िया, वही यूपीएससी में लिख कर आ गए, तो यूपीएससी को आपकी जरूरत नहीं है। और वैल्यूएबल कैंडिडेट है यूपीएससी के पास जो उसको यूपीएससी को मजबूर कर रहे हैं कि हमको हायर करो। तो हम क्यों ना मजबूर करें यूपीएससी को ये कहकर कि आप हमें हायर करो। ठीक है, तो हम यूपीएससी से क्या चाहते हैं और यूपीएससी हमसे क्या चाहती है, हमें उसे प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। जब तक हम प्रूफ नहीं कर सकते, हम ये कैसे बताएंगे, यूपीएससी कैसे समझेगी कि हम वैल्यूएबल कैंडिडेट हैं उसके लिए? तो हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा, हमें क्यूरियस होना पड़ेगा। ठीक है, चीजों को समझना पड़ेगा, हमें क्वेश्चनिंग करनी पड़ेगी। जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे हम समझ ही नहीं पाएंगे कि यूपीएससी के बिटवीन जो बुक्स हैं, जो इन्होंने 6 क्लास के एनसीईआरटीज को हमें पढ़ने के लिए बोला है, बिटवीन द लाइंस क्या लिखा है। जब हमारे मन में सवाल उत्पन्न होंगे तभी हम समझ पाएंगे। ठीक है, आगे क्या है कि बाद में अनाज को उगाना शुरू किया होगा और वे धीरे धीरे कृषक बन गए होंगे। यानी जब लोगों को यह पता चल गया होगा कि कौन से मौसम में कौन से अनाज को उगाया जाता है, कैसे उगाया जाता है और ये किस मौसम में पककर तैयार होता है, तो धीरे धीरे लोग क्या बन गए होंगे, किसान बन गए होंगे या कृषक बन गए होंगे।
क्या इनको जमीन या खेती की जमीन तैयार की करके मिली होगी? नहीं, लोगों ने क्या किया होगा, जमीन को तैयार करना शुरू किया होगा, साफ किया गया होगा। क्योंकि जंगल में आप देखो, साफ किया गया होगा। अगर आप किसी जंगल में जाएं तो आप देखेंगे आपको जमीन खेती लायक नहीं मिलेगी, उसे खेती के लायक बनाने के लिए तैयार करना पड़ता है। लोगों ने ऐसा किया होगा, और लोगों ने जब ऐसा किया होगा, मेहनत लगी होगी उनकी, तो उन्हें ये लगा होगा कि यार हमने एक जगह यहाँ पर इतनी मेहनत कर दी, दूसरी जगह पर वही मेहनत हम क्यों करें, हम यहीं पर रहना शुरू कर देते हैं। तो वो लोग वहां पर स्थायी निवास के रूप में रहना शुरू कर दिया होगा। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षक कर पालतू बनाया होगा। ठीक है, तो लोगों ने अपने घरों के सामने चारा रखा होगा, क्योंकि उन्होंने क्या किया होगा कि उन्होंने उस मैदान इलाकों को अपनी फसल के लिए करना शुरू कर दिया। देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि लोगों ने जानवरों को पालतू बनाने के लिए वहां पर चारा रखना शुरू किया हो सकता है कि उन्होंने जो फसल उगाई थी, तो उस फसल को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने दूसरी जगह पर चारा रखना शुरू किया हो। और समझा हो कि अगर लोगों ने हमारी मेहनत या हमारे उगाई हुई फसल को खा लिया तो वो नष्ट हो जाएगी, तो इसीलिए लोगों ने दूसरी जगह पर चारा रखकर उन लोगों को उधर की तरफ आकर्षित किया हो। फिर उनको लगा हो कि वो जानवर वहां पर आने लगे हों, उन्होंने देखा हो कि जानवर ऐसे अच्छा है, ऐसे होता है, ऐसे प्रजनन होता है, इनकी संख्या बढ़ जाती है, आज 2 आए, कल 4 आए होंगे, परसों 5 आएंगे। तो उन्होंने क्या किया होगा कि उन्होंने अपने घर के आगे चारा रखना शुरू कर दिया हो, उनको पालतू बनाना शुरू कर दिया हो। ये भी तो हो सकता है ना? स्टार्टिंग में हम ये नहीं कह सकते कि सीधा लोगों ने पालतू बनाया होगा, क्योंकि इतिहास ही कहता है, इतिहासकार ये कहते हैं कि सबसे पहले पाला गया जो जानवर था वो कुत्ता था। क्यों पाला गया होगा भाई? कुत्ता तो दूध भी नहीं देता। लेकिन हो सकता है कि वो उनका शिकार करने में उनकी मदद करता हो सकता है कि कुछ लोग शिकार करने गए हों, शिकार में उन्होंने मांस खाया हो, और जो मांस बचा हो वहां पर फेंक दिया हो, और वहां पर कुत्ता आया हो, उसको उसने खा लिया हो। 2-4 दिन ऐसा हुआ और फिर कुत्ता उनके पास लग गया हो, और उनको ये बता देता हो कि आगे शिकार है, चलो। यानी उनको शिकार करने में मदद करता हो, इसलिए कुत्ता पाला गया हो। कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि कुत्ता सिर्फ इसलिए नहीं पाला जा सकता कि उससे हमें मांस मिलेगा, उससे हमें दूध मिलेगा, क्योंकि कुत्ता तो मांसाहारी भी होता है, शाकाहारी तो होता नहीं है ना? तो ये सब कारण रहे होंगे, और ये कैसे पता चलता है, ये कारण हमको कैसे पता चलेंगे, जब हम इन्हें समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया गया था। क्यों बनाया गया होगा, इसके कारण हमने समझे। ठीक है, आप खुद और सोचिए कि इसके आगे और भी कुछ हो सकता है क्या? क्या कुत्ते का और कोई भी लाभ हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। इनकी सुरक्षा कर सकता है, घरों की सुरक्षा कर सकता है। जैसे हम घरों की सुरक्षा के लिए आजकल कुत्ते पालते हैं, हो सकता है इसलिए कुत्ते को पाला गया हो। लोग अगर शिकार करने जाएं और कुत्ते को खतरा महसूस हो, तो वो आके अपने मालिक को आगाह कर दे कि आगे खतरा है। ठीक है, भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को पालतू बनाकर वे पशुपालक बन गए होंगे। ठीक है, उन्होंने क्या किया होगा कि भेड़ बकरी को पाला गया होगा, गाय सुअर जैसे जानवरों को पाला गया होगा, और वो धीरे धीरे कृषि के साथ साथ पशुपालक बन गए होंगे। ठीक है, लोगों के बसने की प्रक्रिया कैसे उत्पन्न हुई होगी, क्या प्रक्रिया रही होगी लोगों की? हमने जिक्र किया कि लोग पहले ऐसे ही डायरेक्टली कहीं भी जाकर घर नहीं बना देते हो, घर का मतलब ही नहीं पता था। क्यों? क्योंकि घुमंतु प्रकार के लोग थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। तो क्या हुआ, लोगों के पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया कहा गया है। यानी इतिहास में क्या कहा गया है कि लोगों को पौधे उगाने यानी फसल उगाने या फिर कृषि करने की जो प्रक्रिया है, या फिर ये कह सकते हैं उसकी जो देखभाल है। क्योंकि अगर आप कहीं पर, आप ये खुद सोचिए कि अगर आप कहीं पर कोई फसल का उत्पादन कर रहे हैं, आपने कोई फसल लगाई, तो आप उसे छोड़कर ऐसे ही भाग जाएंगे क्या? आपको उसकी देखभाल भी करनी पड़ेगी। अगर आपको फसल से उत्तम बीज से उत्तम मतलब फसल से अच्छी फसल आपको चाहिए, खेती से अच्छी फसल चाहिए, तो आपको उसकी केयर करनी पड़ेगी। ठीक है, और केयर करने के लिए आपको वहां पर उसकी देखभाल यानी वहां पर रहना पड़ेगा। और इसी प्रक्रिया को क्या कहा गया? स्थायी निवास या बसने की प्रक्रिया कहा गया। लोग बसने के दौरान पौधों और जानवरों का चयन करने लगे थे। यानी लोग ये महसूस करने लगे थे किस प्रकार के जानवर पाले जा सकते हैं, किस प्रकार की खेती की जा सकती है। यानी लोगों को चूज करना, अपने पसंद करना, या उनके पास ऑप्शंस आ गए थे कि हम किस प्रकार की प्रक्रिया को अपना सकते हैं, किस जानवर को पाल सकते हैं। ठीक है, किस जानवर को खाना चाहिए, किस जानवर से मांस उत्पन्न होता है, किस जानवर से हमें कपड़े उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने भेड़ बकरी पालना शुरू कर दिया होगा। उन जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम थी। ठीक है, क्योंकि लोगों को बीमारी भी तो होती होगी, तो वो ऐसी चीजों का चयन करने लगे, ऐसे जानवरों को पालतू बनाने लगे जो कि बीमार होने की संभावना कम थी।
ठीक है, वो पौधों, ऐसे पौधों को उगाने लगे, अनाज पैदा करवाने लगे जिनके बड़े बड़े दाने होते थे और जिनसे अनाज पैदा होता था। ठीक है, यानी बड़े दानों वाला अनाज पैदा होता था, जैसे गेहूं, चावल, ठीक है, जौ, ऐसी चीजों का वो क्या करने लगे, उत्पादन करने लगे। ठीक है, यानी लोगों में क्या है कि मानसिकता डेवलप हो रही है, लोगों को ये लग रहा है कि फायदा किसमें है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कैसे जानवरों को चयन करें जो जिनमें बीमार होने की संभावना कम हो। उनको ये भी पता है कि लोग बीमार भी होते हैं, यानी जानवर बीमार भी होते हैं। उनके मानसिकता लेवल देखिए आप। ठीक है, तो लोग उन, यानी कि लोग पसंद कर रहे हैं चीजों को या जानवरों को। और लोगों का दिमाग देखिए, वो क्या देख रहे हैं, अपना फायदा सोच रहे हैं, अपना बेनिफिट्स देख रहे हैं कि हमारा बेनिफिट किस चीज में है, कैसे जानवरों को पालने में हमारा बेनिफिट है। बड़े बड़े दानों वाले अनाज को उगा रहे हैं कि उसमें बेनिफिट लग रहा है, उनको उनको फायदा लग रहा है। ठीक है, लोग बीज को संभाल कर भी रखते थे। जब उन्होंने मौसम को ये समझ लिया होगा कि भाई मौसम, किस मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है, तो उसके बीज को उन्होंने संभाल कर रखना शुरू कर दिया होगा कि जब अगली बार यही मौसम आएगा तो हम उसकी फसल को दोबारा उगाएंगे। ठीक है, इससे उसकी गुण को सुरक्षित रख सके। ठीक है, अनाज को उगाने के लिए इसके गुण को सुरक्षित रखा जा सके, तो उन्होंने उन्हें प्रिजर्व करके रखना या सुरक्षित रखना भी शुरू कर दिया होगा। ठीक है, यानी उन्होंने क्या किया कि हो सकता है कि उन्होंने ये सोचा हो कि ज्यादा हो गया ना, सरप्लस अनाज हो गया, कुछ को रख लेते हैं ताकि अगली बार क्या करेंगे, अनाज उगाएंगे, फिर से खाएंगे। इस तरह की चीजें, इस तरह की भावनाएं उनके मन में उत्पन्न हो गई होंगी। एक नवीन जीवन शैली का विकास हुआ होगा। किसका? एक नवीन जीवन शैली। जब लोग कृषि करने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रुकना पड़ता था। बिल्कुल जाहिर सी बात है, इसका विचार, हम इस पर विचार कर चुके हैं कि क्यों लंबे समय तक रहते होंगे, क्योंकि अगर उन्हें देखभाल करनी है तो लंबे समय तक रहना पड़ेगा। ठीक है, अनाज को भोजन और बीज के लिए बचाकर रखना आवश्यक था, क्योंकि अगर उन्हें लंबे समय तक खाना हो तो क्या करना पड़ेगा कि उन्हें बचाकर रखना पड़ेगा, इसलिए इनका भंडारण भी आवश्यक था, उन्हें सुरक्षित करके रखना था। भंडारण के लिए उन्हें मिट्टी के बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बनाई और जमीन में गड्ढा खोदा। क्या किया? जमीन में गड्ढा खोदा, जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, बड़े बड़े बर्तन बनाए गए हैं, किसके लिए? अनाज को का भंडारण करने के लिए, यानी इसको सुरक्षित रखने के लिए। ये ठीक है, ये टोकरियां बनाई हैं। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि चलो ठीक है, जमीन के अंदर सुरक्षित रखते हैं, तो जमीन के अंदर इन्होंने रखा, गड्ढा बनाकर उनको क्या कर दिया, उनको सुरक्षित रख दिया कि चलो अगली बार जब से ऐसे जैसे इस्तेमाल करते रहेंगे, निकालते रहेंगे। ठीक है, तो लोगों की मानसिकता देखिए किस प्रकार तक डेवलप हो गई है, लोग अपने आप को किस हद तक डेवलप कर चुके हैं। ठीक है, यानी ये कह सकते हैं कि अब लोग क्या हो गए, आधुनिक भारत की तरफ बढ़ने लगे। ठीक है, आधुनिक इतिहास की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे क्या गया, जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार थे। मैंने आपसे क्या कहा कि ये इनको सुरक्षित रखना, इन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी, शिकार करने जाने की आवश्यकता नहीं थी, या चलते फिरते खाद्य भंडारण थे, लोगों ने पालना शुरू कर दिया, तो यहाँ से क्या दूध उत्पन्न हो गया होगा। ठीक है, अगर इनसे आपको, इनके बालों से भेड़ों को पाल रहे हैं तो इनके बालों से आप निकाल कर कपड़े बनाए जा सकते हैं, बकरियों से दूध मिल सकता है, इनसे मांस मिल सकता है। यानी कि आपको अब कहीं भागने की जरूरत नहीं है, अब आपके पास सब कुछ है, आपके पास मांस है, दूध है, जानवर है, खेती है, अनाज है, आपके पास अब सब कुछ है, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो अगर बाहर जाने की कहीं जरूरत नहीं है तो आप लोग स्थायी निवास करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब लोग घुमंतु से बदलकर क्या हो गए, स्थायी निवासी बनने लगे। तो जानवर बच्चे देते थे, इससे इनकी संख्या बढ़ती थी, जानवरों को पालने से उनकी संख्या बढ़ती थी, इनसे दूध भी प्राप्त होता था, जानवरों से मांस भी मिलता था। और पशुपालन भोजन के भंडारण का भी तरीका है। पशुपालन क्या है? भोजन का भंडारण, यानी जब आवश्यकता पड़ेगी, जब मान लो कोई ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाए, तो उनसे हम क्या कर सकते हैं, उनसे हम भोजन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार की मानसिकता उनमें आई होगी। अब सोच रहे किस प्रकार की मानसिकता, क्या सोचकर इन्होंने ऐसा सोचा होगा, क्या देखकर उनके मन में ऐसे विचार आए होंगे, ऐसी भावनाएं आई होंगी। ठीक है, स्थायी निवास की ओर लोग अब क्या कर रहे हैं, स्थायी निवास की ओर बढ़ चुके हैं। जैसा हम देख चुके हैं, पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं घरों के निशान मिले हैं। भुरझोम, यानी कश्मीर में एक जगह है भुरझोम, वहां पर क्या मिले हैं, गर्तहोम मिले हैं, यानी गर्तावास मिले हैं। और गर्तवास का मतलब होता है मिट्टी के अंदर खोदकर घर बनाना। ठीक है, लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिसे गर्तावास कहा जाता था। इसमें बहुत सारी इन्हें लाभ रहा हो सकता है कि जानवरों से, खतरनाक जानवरों से सुरक्षा रहे। कश्मीर का इलाका ठंडा होता है, तो हो सकता है कि इन्हें यहाँ से गर्मी महसूस हो जाती हो, या बहुत ज्यादा ठंड ना लगती हो, बहुत ज्यादा गर्मी ना लगती हो। सुरक्षा के
नजरिए से भी ये सुरक्षित होते हैं। तो क्या होता है कि इनसे ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी, क्योंकि कश्मीर ठंडा है, तो ठंड के मौसम में क्या मिलती होगी, इनसे सुरक्षा मिलती होगी। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी कि अगर गड्ढे बना दिए तो भाई हम नीचे जाएंगे कैसे, तो देखिए यहाँ पर सीढ़ियां हैं, क्या है, सीढ़ियां नुमा घर है, यहाँ पर सीढ़ियां बनाई जा रही है अंदर जाने के लिए। ठीक है, अब आगे क्या किया जा रहा है, झोपड़ियों के अंदर बाहर आग जलाने की जगह मिली है, यानी झोपड़ियों के अंदर भी और झोपड़ियों के बाहर भी चूल्हे जैसी कोई जगह मिली है, जिससे लोग क्या करते होंगे, या तो घर के अंदर या घर के बाहर मौसम के अनुसार खाना पकाने का काम करते होंगे। ठीक है, जैसे इमेज में दिखाया जा रहा है, कुछ खाने अंदर बनाए जा रहे हैं, कभी खाना अंदर बाहर की तरफ बन रहा है, यानी लोगों को मौसम के अकॉर्डिंग ऐसा करना जरूरी लग गया होगा। तो क्या हुआ कि ये मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। कई जगहों से पत्थरों और औजार मिले हैं, कई औजार पुनर्पाषाण कालीन है, उपकरणों से भिन्न है, यानी जो पुनर्पाषाण कालीन उपकरण हमें मिले हैं उनसे कई प्रकार से भिन्न है, यानी छोटे हैं, उत्तम किस्म के हैं। ठीक है, तो इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है, यानी ऐसे पत्थर जो उत्तम किस्म के मिले हैं। और ये कहाँ से आ सकता है कि पुराना पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है या उनसे अलग है, तो उन्हें क्या नाम दिया गया, नवपाषाण युग के नए पत्थर इनको कहा गया। ठीक है, पॉलिश वाले औजार भी प्राप्त हुए, देखिए जैसे इन पे पॉलिश किया गया है। पॉलिश करने से क्या होता है कि इनकी धार तेज होती थी, और धार तेज होती थी तो ये मजबूत होते थे। ज्यादा तेज धार वाले औजार ज्यादा खतरनाक होते हैं। ठीक है, ओखली और मूसल का प्रयोग किसी चीजों को पीसने के लिए होता था। ठीक है, जैसे आप इस औरत को देख सकते हैं इमेज में, ये ओखली और मूसल का प्रयोग कर रही है और किसी चीज को पीस रही है। हो सकता है कि चावलों जो अनाज ये उगाते थे उसको पीसते हों, उसकी रोटियां बनाते हों या उसको पकाते हों, जिस भी प्रकार से ये प्रयोग करते होंगे, बहरहाल ओखली और मूसल का प्रयोग यहाँ पर होने लगा था। खाना बनाने का प्रयोग, आग का प्रयोग खाना बनाने के लिए होने लगा था। पॉलिशदार उपकरण का ये प्रयोग करने लगे थे। ठीक है, गर्तावास में रहने लगे थे। कई सारे कारण हमें प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा हम देखें तो कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। ठीक है, अभी भी हड्डियों के औजार बनाए जाते थे। नवपाषाण युग में मिट्टी के बर्तन मिले हैं, क्या मिले हैं, मिट्टी के बर्तन। आप ये देखिए, मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए जिन पर कभी कभी अलंकरण भी किया जाता था। आप देख रहे हैं डिजाइन, देख रहे हैं ये डिजाइन क्या है, अलंकरण है। और ये कब कब मिले हैं, हमें नवपाषाण युग में मिले। नवपाषाण काल पहले से आप मिट्टी के बर्तनों पर अलंकरण नहीं देख सकते। ठीक है, यहाँ पर क्या मिला है, अलंकरण मिला है। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए, यानी क्या किया जाता था, बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए, बाद में खाना बनाने के लिए इनका प्रयोग करने लगे। यानी सबसे पहले ये अनाज का भंडारण करने के लिए इन बड़े बड़े जो मिट्टी के बर्तन है उनका प्रयोग करते थे, और बाद में ये इसका प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे होंगे। ठीक है, समझ गए। चावल, गेहूं, दलहन जैसे मुख्य अनाज इनके मुख्य आहार बन गए थे। ठीक है, यानी इस प्रकार के जो चावल, गेहूं, दलहन अनाज हैं, ये जैसे अनाज हैं, ये मुख्य आहार लोगों के बनने लगे। लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। आप इस महिला को देखिए, कपड़े बुन रही है। ठीक है, कपड़े कहाँ से बुन रही है कि जैसे इन्होंने भेड़ पालना शुरू किया होगा तो उनके बालों को काट कर इन्होंने क्या किया होगा, ये बुनने लगेंगे। या फिर ये कह सकते हैं कि ये कपास की खेती करने लगे हो। ठीक है, और कपास की खेती से कपड़े बनाने लगे हो। ठीक है, कपड़े बुनने लगे जिसके लिए कपास के पौधे उगाए जा सकते थे। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर कपास उगाना भी शुरू कर दिया होगा, कब, नवपाषाण युग में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ आए होंगे। हमने इस क्लास के पहले अध्याय, मतलब इस क्लास के पीछे जब हम स्टार्टिंग कर रहे थे, तो हमने ये देखा था कि हर जगह पर एक जैसा विकास नहीं हुआ है। कहीं पर लोग पिछड़े रह गए होंगे, कहीं पर लोगों ने ज्यादा विकास कर लिया होगा। और ये पहले नहीं, अभी भी होता है। अब गांव और शहरों में देखो, गांव अधिक कम विकसित है। ठीक है, अगर आप शहरों की तरफ जाएंगे तो शहर अधिक विकसित हैं, शहरों में अधिक विकास है। तो यही कारण उस समय भी रहा होगा, यही भी रीजन रहा हो। कुछ अभी भी भोजन संग्रह कर रहे थे, यानी कुछ लोग अभी भी भोजन का संग्रह शिकार कर रहे थे। घुमंतु प्रजाति के लोग अभी भी थे, यानी लोग अभी भी घुमंतु बने हुए थे। और कुछ मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। यानी कुछ लोग अभी भी खाद्य संग्राहक है, और कुछ लोगों ने मौसम के अकॉर्डिंग अपने जीविका को चलाया, और उन्होंने अपने आप को बदला, और बदलने के अकॉर्डिंग उन्होंने स्थायी निवास शुरू किया, खेती शुरू की, और खेती के साथ साथ उन्होंने पशुपालन शुरू किया। कुछ हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन करना भी सीख गए, जैसा हमने अभी सीखा। ठीक है, हम ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। किसी का दोस्तों, किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको लेक्चर बड़ा लग रहा है तो देखिए, एक चैप्टर अगर हम एक वीडियो में कवर करेंगे तो लेक्चर तो बड़ा होगा ही।
ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, आप 2 बार में देखें, 3 बार में देखें, कोई जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बहरहाल क्या करें, आप इसको करने का प्रयास करें। ठीक है, मेहरगढ़ में मृत्यु की अगर बात करें तो लोग मरते भी तो होंगे भाई, मरते होंगे कि नहीं मरते होंगे। अब हम क्या करते हैं कि मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु पर चर्चा करते हैं कि लोगों के जीवन और मृत्यु के पर क्या विचार थे, उनका क्या मानना था, उनका क्या व्यवहार था, जीवन और मृत्यु को लेकर क्या मान्यताएं थी। तो यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास हरा भरा समतल इलाका था। यानी मेहरगढ़ क्या है, ईरान जाने वाले रास्ते में क्या पड़ता है कि बोलन दर्रा पड़ती है, और बोलन दर्रा में ये समतल स्थान था। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहां लोगों ने सबसे पहले जौ, गेहूं को उगाना और भेड़ बकरी को पालना सीखा। किसको पालना सीखा? भेड़ बकरी को पालना सीखा। ठीक है, ये संभवतः वह स्थान है जहां लोगों ने सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी को पालना शुरू किया। ठीक है, ये समतल इलाका यानी मैदानी इलाका है। यहाँ से हिरण, सुअर और जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियां मिली हैं, तो जाहिर के लोगों ने इन्हें पालना शुरू किया होगा। ठीक है, पालना शुरू किया होगा, और इसी कारण से वहां पर क्या मिले हैं, इनकी हड्डियों के निशान मिले हैं। आप देख सकते हैं इमेज में। देखो दोस्तों, इमेज को देखकर चीजों को समझना आसान हो जाता है, भले ही इस प्रकार के घर ना मिले हों, क्योंकि ये इमेज जो बनाई गई है एआई से बनाई गई है। ठीक है, और इसका पर्पस सिर्फ ये है कि आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाए। ठीक है, ऐसे मकान जब आप देखेंगे, ऐसे घर जब आप देखेंगे, तो वो हड़प्पा सभ्यता में आप देखेंगे, अगले चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो सिर्फ अभी झोंपड़ियां जैसी चीजों को या गुफाओं में लोग रह रहे हैं, लेकिन हड्डियां जरूर मिल रही हैं। आगे अगर हम देखेंगे तो मेहरगढ़ से चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे थे। आप देख सकते हैं कि 4 या उससे ज्यादा कमरे भी बनाए जाते होंगे, जो संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। यानी जो एक्स्ट्रा कमरे थे घर के, उनका हो सकता है कि उन्हें स्टोर बनाया गया हो। किसका स्टोर? अनाज को रखा गया हो, भंडारण किया गया हो किसी चीज का, अनाज का। यानी अगर फसल सरप्लस हो गई या आगे आने वाले समय में खाने के लिए इसका प्रयोग किया गया हो, इसको संभाल कर रखा हो, बीज को के लिए संभाल कर रखा गया हो। ठीक है, यहाँ लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। यानी मेहरगढ़ में क्या था कि लोग ये मानते थे कि मृत्यु के बाद भी क्या होता है, जीवन होता है। यानी लोग मृत्यु के बाद भी जीवित रहते हैं, और इसीलिए उन्हें वहां भी उन चीजों की आवश्यकता पड़ती होगी, उन चीजों की आवश्यकता होती होगी जो उन्हें यहाँ पर जिंदा रहने के बाद में, यहाँ पर जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यकता होती है। और इसीलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। ठीक है, देखिए आप इमेज में देख रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति मर गया तो उसमें बर्तन रखे जा रहे हैं। ठीक है, अनाज हो सकता है, अनाज रखा जाए, उनके पसंदीदा जानवर को रखा गया। हो सकता है कि ऐसा सोचते हो कि वहां पर जाकर मांस मिलेगा नहीं मिलेगा, कहाँ ढूंढेगा नहीं जगह पर, इसीलिए इनके साथ दफना दो। ठीक है, एक कब्र में मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया गया, हो सकता है मांस के लिए दफनाया गया हो। ठीक है, संभवतः इसे मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। हम देख पा रहे हैं लोगों की मानसिकताएं, मान्यताएं क्या है, लोग किन चीजों पर विश्वास कर रहे हैं। यानी मृत्यु के बाद के जीवन पर विश्वास कर रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि लोग किस हिसाब तक, किस स्तर तक डेवलप हो गए होंगे, उनको कैसे लगा होगा कि लोग मृत्यु के बाद जीवित रहते हैं। ठीक है, आगे फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी, यानी ये जो चित्रकारी आप देख रहे हैं, इस प्रकार की चित्रकारी फ्रांस में एक गुफा में की गई है। यानी फ्रांस में एक पुरास्थल की खोज की गई है लगभग 100 साल पहले, जिसकी खोज 4 स्कूली छात्रों ने की थी। यानी फ्रांस में एक पुरास्थल की खोज की गई है लगभग 100 साल पहले, और ये खोज 4 स्कूली छात्रों के द्वारा की गई थी। ठीक है, यह चित्र लगभग 20,000 साल पहले, 20,000 से 10,000 साल पहले के बीच के माने गए होंगे। ठीक है, या बनाए गए होंगे। यानी ऐसा कहा गया है कि फ्रांस की गुफा से जो ये चित्र मिले हैं, उनका जब उन पर खोजबीन की गई, उनको खोजा गया, तो ऐसा माना गया कि ये 20,000 साल से 10,000 साल के बीच के रहे होंगे। यानी उस समय इनको बनाया गया होगा। ठीक है, यानी कि इन चित्रों को देखकर अंदाजा लगाया गया है, खोज के आधार पर, प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर, प्राप्त एविडेंस के आधार पर यह बताया गया है कि इनको कब बनाया गया होगा, 20 साल से 10,000 साल के बीच में इन इमेजेस को, इन चित्रों को बनाया गया हो। कारण कुछ भी हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है इस चित्र को बनाने का। ठीक है, आगे क्या कहा गया है कि इनमें कई जानवरों के चित्र, जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सुअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है।
यानी अलग अलग जानवर, देखिए घोड़ों के जानवर, बारहसिंगा के, ठीक है, गेंडा के, आप ये देख सकते हैं। ये देखिए किसके अलग अलग जानवरों के चित्र बनाए गए, क्यों बनाए गए होंगे? या तो ये पहचान के लिए बनाए गए होंगे कि आप इनको पहचानिए किस प्रकार के जानवर हैं, ठीक है, इनके आकार के अकॉर्डिंग बनाया गया है, कौन तेज दौड़ता है, कौन खाने लायक है, कौन खतरनाक है, इन चीजों को बताने के लिए या शिकार करने की प्रक्रिया को समझाने के लिए इन चित्रों का निर्माण किया गया हो। इन रंगों को लौह अयस्क कैसे बनाया जाता है? तो लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता है। यानी इनमें जो प्रयोग किए गए रंग है वो लौह अयस्क, चारकोल और खनिज पदार्थों से बनाया जाता था, ठीक है। इन चित्रों को उत्सवों यानी उत्सवों के लिए या फिर शिकार पर जाने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा, ठीक है। यानी या तो मान्यताएं हों कि हम किसका शिकार करेंगे, या लोगों को बताने के लिए, कुछ अनुष्ठानों करने के लिए, या उत्सवों के आधार पर मनोरंजन के लिए भी इनको बनाया जा सका होगा, ऐसा लोग मानते होंगे, ठीक है। तुर्की एक नवपाषाणिक पुरास्थल है जहां जिसे चताल ह्यू कहा जाता है। यानी तुर्क में एक नवपाषाणिक पुरास्थल मिला है जिसे चताल ह्यू कहा जाता है। यहां से क्या हुआ है, यहाँ से दूर दराज से कई चीजें उपयोग के लिए लाई जाती थी। यानी यहाँ पर क्या किया जाता था, बहुत दूर दराज से चीजें लाई जाती है, यानी ये कह सकते हैं एक बाजार के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। सीरिया से यहाँ पर चमकदार पत्थर को लाया जाता था। यानी आप सीरिया से देखिए, यानी कि आप अब ये सोच सकते हैं कि यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर क्या हो रहा है, विदेशी व्यापार हो रहा है। यहाँ पर विदेशी व्यापार भी शुरू हो गया है, ठीक है। सीरिया से लाया गया चमकदार पत्थर यहाँ पर बेचा जाता था, ठीक है। लाल सागर की कौड़ियां यहाँ पर बेची जाती थी। भूमध्य सागर की सीपियां, ठीक है, ये जो देख पा रहे हैं ये सीपियां यहाँ पर लाई जाती थी और इनको बेचा जाता था। ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक पहिए का आविष्कार नहीं हुआ है, तो ये लोग कैसे लाते होंगे भाई, इतनी दूर से ये चीजों को या सामान को कैसे लाते होंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि अपनी पीठ पर लाद कर पैदल लाते हो या फिर जानवरों की पीठ पर लाद कर लाते हो, ठीक है। हो सकता है लोग सामान खुद या जानवरों के पीठ पर लाद कर जाया करते थे या लाया करते थे, ठीक है। ये संभावनाएं यहाँ पर रही होंगी, ठीक है। दोस्तों किसी का अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लें।